नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे और व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे। ये विधियों से संबंधित तीसरा वीडियो है जिसमें हमने गद्य शिक्षण पढ़ा है, पद्य शिक्षण पढ़ा है और व्याकरण शिक्षण पढ़ा है। इसके बाद में 6 शिक्षण जो है हमारे कुल हैं, जिनमें से 3 और बचेंगे। तो व्याकरण शिक्षण इसमें पढ़ेंगे कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इसकी प्रमुख विधियाँ क्या हैं। प्रश्न जो आए हुए हैं वो प्रश्न भी इसमें दिए हुए हैं। छात्रों को शुद्ध उच्चारण सिखाना, छात्रों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना, छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना और छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करना, छात्रों में खुद शुद्ध अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें भी शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। यानी व्याकरण का काम है भाषा के शुद्धिकरण करना, भाषा का शुद्धिकरण करना और शुद्धिकरण को ही सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। अब व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें देखिए, हमने खूब सुना होगा आगमन और निगमन विधि। इन दोनों विधियों को हमें समझना चाहिए। आगमन विधि नई है और निगमन विधि जो है इससे बाद में आएगी, वो प्राचीन विधि है हिंदी व्याकरण की। आगमन में उदाहरण पहले आता है और निगमन जो है उसमें नी से नियम पहले आता है। ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। और जिसमें नियम पहले आ जाता है वो अमनोवैज्ञानिक होती है और जिसमें उदाहरण पहले आता है तो बच्चे जो है उसमें सक्रिय हो जाते हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, उसी को ज़्यादा अच्छा बताया जाता है। तो इन दोनों में से उपयुक्त जो है वो आगमन विधि को ही माना जाता है और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि जो है वो कहलाती है। ये देखिए आगमन विधि, देखिए आगमन विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें उदाहरणों की सहायता से किसी नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है और इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। ठीक है, यानी ऐसी विधि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर बाद में नियम बताया जाता है वो आगमन विधि है। और आगमन विधि जो है ये नई विधि है और निगमन विधि जो इसमें आएगी वो प्राचीन विधि है व्याकरण की। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, यानी जब इसको पढ़ाते हैं तो कौन से सूत्र शिक्षण में कार्य किए जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। ये तो है ही, इसके अंदर पहले उदाहरण आता है फिर नियम आता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी प्रत्यक्ष चीज़ पहले दिखाई जाती है फिर उसके प्रमाण को बाद में बताया जाता है। और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। और ये इसके शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के। और निगमन विधि जो है उसके शिक्षण सूत्र इससे जस्ट उल्टे हो जाएंगे। इसमें देखिए गुण, देखिए हमें गुण, आगमन विधि के गुण ये हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्राप्त ज्ञान इसमें स्थायी होता है। यह बालक की खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। यह बालक की रुचि का विकास करती है। तो इसमें बालक जो है वो एक्टिव रहता है, इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है उसी को कारगर विधि माना जाता है, वही उपयुक्त विधि जो है वो पढ़ाने की होती है। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ जो है वो आगमन विधि हो गई। इस विधि के दोष ये हैं कि इस विधि में समय व श्रम अधिक लगता है, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। यानी टाइम जरूर इसमें लगता है, ये इसका एक दोष है, अन्यथा इसमें गुण जो है वो ज़्यादा हैं। निगमन विधि, देखिए निगमन विधि इसकी दूसरी विधि है और इस विधि में व्याकरण के नियम पहले बताए जाते हैं, उदाहरण बाद में बताए जाते हैं। नी से नियम, ये ध्यान में रखना है कि निगमन में नियम पहले आते हैं और आगमन में उदाहरण पहले आते हैं। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, निगमन विधि जो है इस शिक्षण सूत्र में आएंगे। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र इससे उल्टे हो जाएंगे आगमन से। इसमें नियम से उदाहरण की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण जो है वो करवाया जाता है। इसके गुण देखिए, समय व श्रम इसमें कम लगता है क्योंकि सीधा नियम बता दिया जाता है और फिर उदाहरण लिखवा दिए जाते हैं।
बालकों की स्मरण शक्ति का इसमें विकास होता है और समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है। लेकिन इसके दोष ये हैं कि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, रटने की प्रवृत्ति विकसित करती है और प्राप्त ज्ञान अस्थायी रहता है। जहाँ रटने की प्रवृत्ति होती है वहाँ पर प्राप्त ज्ञान जो है वो अस्थायी हो जाता है। आगमन निगमन विधि, यदि इन दोनों विधियों को मिला दिया जाए तो व्याकरण की एक श्रेष्ठ विधि तैयार होती है। ये प्रश्न आया हुआ है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो आगमन निगमन विधि है। यानी इन दोनों विधियों को मिला दिया जाए तो अब इसमें यदि इन दोनों में यदि बात की जाए तो आगमन विधि श्रेष्ठ विधि है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। यह आगमन व निगमन विधियों का समावेश है। यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और इस विधि को यदि आगमन और निगमन विधि को मिला दिया जाए, समावेश कर दिया जाए दोनों को, तो विश्लेषणात्मक विधि भी कहलाती है। ये ध्यान में रखना, इसमें लिखा नहीं है। विश्लेषणात्मक विधि जो है वो बन जाती है, ये ध्यान में रखना है। विश्लेषणात्मक विधि जो है ये बन जाती है। विश्लेषणात्मक विधि, आगमन और निगमन दोनों विधियों को मिला दिया जाए, समावेश कर दिया जाए तो उसको विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं, जो कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि जो है वो कहलाएगी। ये देखिए सूत्र विधि। सूत्र विधि, इसमें व्याकरण के नियमों व सिद्धांतों को छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर बालकों को रटा दिया जाता है। अब जहां रटा दिया जाता है वो निगमन विधि होती है, क्योंकि उसमें रटाने का काम होता है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है और निगमन विधि का व्यापक प्रयोग सूत्र विधि है। यानी निगमन जो विधि है उसका ही परिष्कृत रूप जो है वो सूत्र विधि होती है, उसी का व्यापक प्रयोग सूत्र विधि जो है वो होती है। ये आगे प्रश्न आया हुआ भी है कि निगमन का परिष्कृत रूप कौन सा है, या निगमन विधि जो है उसी का व्यापक प्रयोग कौन सी विधि होती है, तो वो सूत्र विधि होती है। भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, इसमें छात्रों को व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं करवाया जाता है, यानी उसके सिद्धांतों का, नियमों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। वर्ण पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते किसी शब्द का व्याकरणिक ज्ञान दिया जाता है। यानी किताब पढ़ा रहे हैं और बीच में कोई शब्द आ गया तो उसका व्याकरण का ज्ञान जो है वो करवाया जाता है। इसमें पहले से कोई व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है कि भाई ये इसके नियम हैं, ये इसके सिद्धांत हैं, ये इसके उदाहरण है। लेकिन किताब पढ़ाते पढ़ाते कोई शब्द ऐसा आ गया कि उसको व्याकरण से संबंधित बात बतानी है, तो वो इसमें सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है और इसे प्रासंगिक अव्याकृतिक विधि भी कहते हैं। समवाय विधि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप होती है। ये देखिए, ये जो विधि है इसके प्रश्न खूब आए हुए हैं। इसमें रचना शिक्षण भी पढ़ाया जाता है। इससे भाषा संसर्ग विधि में रचना शिक्षण भी पढ़ा दिया जाता है और व्याकरण भी पढ़ा दिया जाता है। तो इसमें देखिए व्याकरण को वैसे मूल रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, कौन सी विधि में सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि पर। इसमें देखिए प्रश्न आए हुए हैं, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? तो ये इसमें अभी बताया व्यावहारिक पक्ष के ऊपर जो है वो बल देती है। निगमन विधि का परिष्कृत रूप क्या है? तो ये भी अभी बताया है कि सूत्र विधि जो है वो निगमन विधि का ही एक व्यापक प्रयोग होता है, उसी का परिष्कृत रूप जो है वो सूत्र विधि होती है। व्याकरण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? तो व्याकरण की सबसे प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि मैंने बताया है कि निगमन विधि है। आगमन विधि जो है ये बाद में चली है और निगमन विधि जो है वो व्याकरण की प्राचीन विधि है। सबसे पहले ऐसे ही पढ़ाते थे, पहले नियम बताते थे, फिर बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो ये निगमन विधि जो है ये प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधि है और इसी का व्यापक प्रयोग सूत्र विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अब देखिए ये प्रश्न हमें समझ लेना चाहिए कि ये यदि इसमें ये नाम दिया हुआ है तो उत्तर ही आएगा, आगमन और निगमन विधि। यदि आगमन निगमन विधि लिखा हुआ है तो फिर आगमन निगमन विधि आएगा। यदि ये नहीं लिखा हुआ है, विश्लेषणात्मक विधि लिखा हुआ है,
तो फिर उत्तर वो विश्लेषणात्मक विधि आएगा। यदि ये दोनों ही नाम नहीं लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है तो आगमन विधि इसका उत्तर आएगा। आगमन विधि भी एक श्रेष्ठ विधि है, लेकिन आगमन और निगमन दोनों शब्दों को मिला दिया गया है तो फिर वो उसका उत्तर होगा। और ये नाम नहीं है, विश्लेषणात्मक विधि लिखा हुआ है तो फिर उत्तर विश्लेषणात्मक विधि आएगा। और ये न विश्लेषणात्मक विधि है न आगमन निगमन है, तो फिर आगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है, व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा के शुद्धिकरण के लिए। ये हमें ध्यान में रखना है, व्याकरण का काम जो है वो भाषा का शुद्धिकरण करना है। मैंने भी अपने व्याकरण में लिखा हुआ है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जन करता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जन करता है, यानी उसको शुद्ध करने का कार्य करता है।